अमेरिका के फाउंडर फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हमारे साथ, उनसे बातचीत होगी। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, ये मार्केट में क्लियरली एक तेज़ी लौटी है और अच्छी खासी तेज़ी लौटी है। मैं उस पर भी आपसे व्यू लूँगा, लेकिन सबसे पहले आज जिसने सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली शायद सरप्राइज़ किया और लोगों को, आईटी, जिस तरीके की तेज़ी आज आईटी में आई, क्या व्यू रहेगा आपका इस समय लार्ज कैप आईटी पर? देखिए, गुड आफ्टरनून अनुज। आईटी में मुझे लगता है ओवरसोल्ड सेक्टर है टेक्निकली, तो ऑब्वियसली रैलीज होंगी, पर मुझे अभी भी लगता है कि फंडामेंटली वीक है पूरा सेगमेंट। इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज ही नहीं, ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनीज भी वीक हैं। काफ़ी सिवियर प्राइस करेक्शन देखा है हमने पिछले 3 महीने में, 6 महीने में। मुझे लगता है ये थोड़ा एक टेक्निकल बाउंस बैक है। अभी रिजल्ट्स आएंगे सबके, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होगी। एक दो जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है अभी, वो तो पॉजिटिव नहीं थी और स्टॉक्स का रिएक्शन भी नेगेटिव था। तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर्स को कि ये एक बॉटम फिशिंग करने का समय नहीं है। फंडामेंटल रिकवरी हो, दिखे कोई ग्रोथ पाथ वापस आता हुआ, तभी इन्वेस्टर्स को इसको लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये टेक्निकल करेक्शन से ज़्यादा कोई रैली है आज की। ओके, आप तो एक बहुत मीनिंगफुल या फिर कोई सब्सटेंस नहीं लग रहा आपको इस पूरी तेज़ी में और या फिर रिवर्सल में आईटी के। अभय जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये आपने अच्छा लुत्फ उठाया है मिड कैप और स्मॉल कैप में आए इस रिवर्सल का, है ना? क्या लग रहा है? आई मीन लेट्स टॉक अबाउट ऑटो फर्स्ट, है ना? इसकी लार्ज कैप में, मिड कैप में भी और एंसिलरी स्पेस की स्मॉल कैप में भी अच्छी प्रेजेंस है। ऑटो पर आपकी रीडिंग क्या कहती है और आपका जो कन्विक्शन था वो जून की सेल्स फिगर को देखने के बाद कैसा है इस वक्त? वो मेरा व्यू वीरेंद्र, जो पॉजिटिव था वो और पॉजिटिव हुआ है। जो हम चैनल चेक्स कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, शोरूम्स के साथ, वो क्लियरली दिख रहा था कि फुटफॉल्स अच्छी हैं, इंक्वायरीज अच्छी हैं। सप्लाई ऑफ क्रेडिट जिसको ईएमआई पे लेना है वो भी अच्छी है, और एक जेन्युइन डिमांड है कंज्यूमर्स की नई गाड़ियां लेने की। नई गाड़ियों के साथ एक अमेजिंग चीज हमने देखी वीरेंद्र की, यूज्ड कार की डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है। और ये सिर्फ एक सेकेंड टीयर 2 टीयर 3 फिनोमिना नहीं है, बट टीयर 1 सिटीज में भी यूज्ड कार की डिमांड अच्छी है। तो ओवरऑल ऑटोज में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मैं कहूंगा अभी भी इसमें एक जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, वो ऐसी कंपनीज के लिए है जो हाइब्रिड मॉडल्स या ईवी टू व्हीलर पे फोकस कर रहे हैं। हमने रिसेंटली एक कंपनी जो है, जो लिस्टेड कंपनी है इथर, वो मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जिस तरह से आप देखें उन्होंने आउट परफॉर्म किया है पिछले 6 महीने में, वो ये दिखाता है कि मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है ऐसी कंपनीज को जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स को चाहिए। तो कंज्यूमर डिमांड अच्छी है, सप्लाई ऑफ क्रेडिट अच्छा है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस अच्छे हैं। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है ऑटो कंपनीज का। कमर्शियल व्हीकल पे मैं अभी इतना पॉजिटिव नहीं हूं, पर पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर पे बहुत बुलिश हूं। इसके साथ साथ इसका जो सपोर्टिंग इकोसिस्टम है वीरेंद्र, वो भी आउट परफॉर्म करेगा और कर रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स का, ऑटो एंसिलरीज का, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं ऑटोज के लिए, और साथ में जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड्स को या सिस्टम डिमांड जनरेशन को, ये पूरा इकोसिस्टम आउट परफॉर्म करेगा अगले 12 महीने में, ऐसा मेरा आउटलुक है। पॉजिटिव आउटलुक ऑटो स्पेस को लेकर, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर स्पेस और साथ ही ऑटो एंसरीज ऐसे काउंटर्स रख सकते हैं आप फोकस में। अभी जी गुड आफ्टरनून। क्रूड का नीचे आना, ऑटोज और रियल्टी पैक का चलना, हालांकि ऑटोज तो जूल सेल्स आंकड़े के बाद भी चला है, लेकिन दूसरा जो स्पेस आज सबसे अच्छी तेजी के साथ काम कर रहा है, दैट इज रियल्टी स्पेस। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है सर आपका? नहीं, रियल्टी में भी अगेन श्रेया, जो देखा है, जो भी रिसेंट नए लॉन्चेस हो रहे हैं, आई थिंक फेयरली प्राइस्ड हैं, जेन्युइन कस्टमर डिमांड है। अभी भी कोई इन्वेस्टर डिमांड नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये मार्केट हाइप्ड अप है, क्योंकि इन्वेस्टर, प्योर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन जो सिर्फ एक फाइनेंशियल रिटर्न के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं है मार्केट में।
तो बड़ी वाइब्रेंट इकोनॉमी है इंडिया, श्रेया, और ये जो डेटा आ रहा है ये इन्वेस्टर्स को फिर से एक बार कॉन्फिडेंस देता है कि एज अ कंजम्पशन इकोनॉमी हमारा कंजम्पशन स्ट्रांग है, एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट इज वेल प्राइस्ड, अवेलेबल, रेगुलेटेड, तो कस्टमर्स की डिमांड है। और दूसरा मैं कहूंगा कि जो क्रेडिट की डिमांड है, अवेलेबिलिटी है, बैंक्स के थ्रू आपको ईएमआई बेस्ड फाइनेंसिंग अवेलेबल है, ऑटोमोबाइल्स के लिए, रियल्टी के लिए, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो डिमांड को ड्राइव कर रही है। और प्राइसेस अभी भी मिड साइज हाउसिंग के रेसिडेंशियल में और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं वो इस समय काफी रीजनेबल है, मैं कहूंगा। हमेशा सबको बायर को तो महंगे ही लगेंगे, पर ओवरऑल रीजनेबल है, क्योंकि आप डेवलपर्स के मार्जिन्स देखें उन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो आई थिंक ये अच्छा एक इंडिकेशन है ऑटो और रियल्टी का चलना कि डिस्क्रिशनरी डिमांड इंडिया में काफी स्ट्रांग है। ओके, चलिए बात हो गई रियल्टी की। अच्छा अभय जी, ये एसबीआई में जो पिछले क्वार्टर का डिजास्टर आया था उसके बाद मार्केट ने अब थोड़ा फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दी है यहाँ पर। आप एसबीआई में समय बायर हैं या फिर अवॉइड करेंगे स्टॉक को? अनुज, इस समय और काफी समय से हम किसी भी लार्ज बैंक में बायर नहीं है। वो इसलिए कि जब एसबीआई एक थोड़ा डिफरेंट है, मैं प्राइवेट सेक्टर की एक्चुअली बात कर रहा था, क्योंकि जो वो इसलिए क्योंकि कंपनी करा रहे हैं हिट्स की हैं, और उससे पे बड़े प्राइवेट सेक्टर एक लेवल पे है। ब्रांच नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री भी है, डिमांड एनवायरनमेंट ऑफ क्रेडिट भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक यूनिक प्लेयर है, मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और के साथ कंपेयर करना चाहिए एसबीआई को। हम अभी बायर नहीं है, पर ये डेफिनेटली एक हमारे रेडार पे है एसबीआई एज अ लार्ज बैंक। आई थिंक किसी को पीएसयू बैंक प्ले करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉक्सी एसबीआई है इस समय। और पिछले जो उनका एक अंडर परफॉर्मेंस था लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स में, वो पीरियोडिकल बैंक्स में आता रहता है, हर 2-3 साल में आपको एक क्वार्टर ऐसा दिखेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी को भी 3 से 5 साल का व्यू लेके रखना है, आई थिंक जितना एसबीआई में आप डिपॉजिट रखेंगे 5 साल का, उससे तो ज्यादा रिटर्न बन जाएगी स्टॉक से। अच्छा अभय सर, आपके बहुत सारे फंड्स में मैं देख रहा था हेल्थ केयर, फार्मा, इसका भी स्ट्रॉन्ग इंक्लूजन है ना? अभी यहाँ पर आपका व्यू क्या बन रहा है? मेरा 3 साल से बहुत पॉजिटिव व्यू है, 4 साल से लिटरली हमारा ओवरवेट रहा है मॉडल पोर्टफोलियो में, और हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं फार्मा में। उसका रीजन ये है कि जो इनोवेशन मैं देख रहा हूँ इंडिया में बियॉन्ड जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि काफी हमारी बड़ी कंपनीज हैं वो ग्रो ही जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग कर करके, पर अब जो नई जनरेशन की कंपनीज आ रही हैं वीरेंद्र, वो इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, वो जेनरिक्स को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स थेराप्यूटिक सेगमेंट जैसे ऑन्कोलॉजी में जा रहे हैं या फिर न्यूरो ड्रग्स में जा रहे हैं, जहां पे मार्जिन्स बहुत हाई है। समय लगता है जिनको मैच्योर होने में, 3 से 5 साल का जर्नी होता है प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन का, यूरोप में, यूएस में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, कैपेक्स का। पर एक बार जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो फिर अगले 4-5 साल जो हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए गोल्डन पीरियड होते हैं। तो इस समय ऐसी काफी कंपनीज हैं, 3 में हमने भी इन्वेस्ट किया है, जो मुझे लगता है कि एक मल्टी बैगर्स बनेंगे, यहाँ से ये स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप बनेंगे। और फार्मा में ब्यूटी ये है कि आप का मार्केट जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट एक्सेस कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। तो ऐसी कंपनीज फार्मा में जो इनोवेटिव हैं, इनोवेशन ड्रिवन है, R&D ड्रिवन है, और ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, कैपेक्स साइकिल खत्म हो चुकी है, डेट नहीं है, आई थिंक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रैंकली इन्वेस्टर्स के लिए वीरेंद्र। राइट, मुझे याद है अभय जी, आपने ऐसे मॉडल पोर्टफोलियो में सिनरस फार्मा का जिक्र किया था, बहुत शानदार रिटर्न्स मिले हैं वहाँ से 6 महीने में 54% से ज़्यादा के रिटर्न।
और ऑटो इकोसिस्टम से आपने कार ट्रेड का जिक्र किया था, उसमें तो गजब के रिटर्न्स मिले पिछले 1 महीने में और शानदार रैली। और कुछ मॉडल पोर्टफोलियो में शुमार किया सर आपने इन दोनों स्टॉक्स के अलावा, अगर आप बता पाएं? इसलिए मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमने एक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप साकार फार्मा करके, साकार हेल्थ केयर शायद, वो हमने ऐड किया था 3 महीने पहले। आई थिंक उसमें भी ऑलरेडी अच्छी एक परफॉर्मेंस आ चुकी है। और कुछ समय पहले हमने एक फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस करके कंपनी ऐड करी थी, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस है। और एक माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी एक कॉन्ट्रा बेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी नेगेटिविटी से गुजरा है ये पूरा सेक्टर। पर अब जो हम देख रहे हैं, लेटेस्ट डेटा आ रहा है, उसमें काफी जो वीक प्लेयर से चर्न आउट हो गए हैं माइक्रो फाइनेंस से, और जो बचे हैं प्लेयर्स उन्होंने अपनी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग करी है और उनका रिसेंट डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फ्यूजन एक सबसे बड़ा लेंडर है। अगेन ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी एक ऐसा स्पेस है जिसने इन्वेस्टर्स को काफी साल डिसअपॉइंट किया, पर अब वहां पे जो करेक्शन होना था ओवर हो गया है और अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, चलिए अभय जी, एक आखिरी प्रश्न और आपसे पूछूंगा। इनफैक्ट ये एक्सचेंजेस और एएमसीज और तमाम अगर आप देखें तो ब्रोकिंग स्टॉक्स में एक बार फिर से मूव अच्छे आ रहे हैं। कैपिटल मार्केट थीम में अभी क्या क्या इंक्लूड किया है, या फिर कुछ इंक्लूड करने का मंशा आपको अपने पीएमएस में? ये मॉडल पोर्टफोलियो में हमारे 2 स्टॉक्स हैं, कैम्स और सीडीएसएल। और जो अभी दूसरे हम एक्सचेंजेस हैं, वो भी मुझे लगता है अच्छे हैं, पर अभी हम इंक्लूड करने का नहीं सोच रहे हैं। पर मुझे लगता है कैपिटल मार्केट थीम में अदर देन ब्रोकरेजेस, क्योंकि ब्रोकरेजेस का बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, मार्जिन हमेशा थोड़े प्रेशर में रहेंगे अगर ग्रोथ टेपर ऑफ होता है। पर जहां पे मोनोपोली सेटअप हो गई हैं, जैसे रजिस्ट्रार्स हैं और डीमैट होल्डर्स हैं, ये एक एवरग्रीन बिजनेस है जो जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा इंडिया का 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगा, तो मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे और अर्निंग्स भी इंप्रूव होंगी। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए। ब्रोकरेजेस, डीमैट, रजिस्ट्रार्स, एक्सचेंजेस, बड़ा एक्सचेंज अब आके लिस्ट भी होगा तो अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई थिंक डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने चाहिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, अपने पीएमएस की होल्डिंग्स पे भी आपने अपनी राय रखी। वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपने वहीं पे स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दिया था, तो वो प्लीज़ दर्शकों से गुजारिश है कि उसका ख्याल रखें। बाकी काम करते हैं, अब चलते हैं रणनीति की तरफ। इट्स